नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिल्ली की सियासत घोटाले के आरोपों के बीच अब घूम रही है। नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों से हुई शुरुआत अब शिक्षा नीति तक पहुंच गई है। अटैक पर काउंटर अटैक भी हो रहा है। आपका विधायकों को खरीदने के लिए 20 करोड़ के ऑफर का आरोप हो या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, ये सभी आरोप हैं। साबित होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके इर्द गिर्द राजनीतिक पारा जबरदस्त हाई है। आवाज अड्डा में आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में सीबीआई मनीष सिसोदिया का पीछा नहीं छोड़ रही है। घर पर रेड के बाद अब सीबीआई ने गाजियाबाद में सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ लॉकर की चाबी लेकर वहां पहुंचे थे। लॉकर की जांच खत्म होते ही सिसोदिया ने सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घोटाले को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने शराब और शिक्षा नीति में कथित घोटाले को लेकर सिसोदिया पर आरोप लगाए तो आपने सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया। एलजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आपके विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में रात भर धरना दिया। सिसोदिया ने विधानसभा के अंदर एलजी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर लगे आरोपों की जांच कब होगी। जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए देके ये एमएलए खरीदना चाहते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इधर बीजेपी शराब और शिक्षा नीति में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। जनता करप्शन का टेस्ट करवाना चाहती है, आप कॉन्फिडेंस का टेस्ट करवा रहे हैं। घोटालों की जंग में अन्ना हजारे की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने एक चिट्ठी में शराब नीति को लेकर केजरीवाल की खूब आलोचना की है। अन्ना ने लिखा है कि केजरीवाल सीएम बनने के बाद आदर्श विचारधारा भूल गए हैं। उनकी शराब नीति से शराब बेचने और पीने को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्ना ने लिखा कि ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब गए हैं। हालांकि केजरीवाल इसे बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। शराब नीति में घोटाला हो गया। सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। सवाल यह है कि दिल्ली में घोटालों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? बिना किसी सबूत के एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना कितना सही है? क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही है? अटैक और काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी में आखिर दिल्ली की जनता क्यों पिसे? तो शायद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अटैक और काउंटर अटैक की इस राजनीति में दिल्ली की जनता क्यों पिसे, और इसे लेके हम शुरुआत करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गोयल, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो
आरपी सिंह साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मनीष सिसोदिया जी का कथन अभी आपने सुना ही होगा, उन पे सीबीआई की, उनके लॉकर्स की चेकिंग की गई और वो अब प्रधानमंत्री का नाम लेके ये बात बोल रहे हैं कि मेरे लॉकर की चेकिंग करा ली, मैं पाक साफ हूं, खुद को ही क्लीन चिट दे रहे हैं और बार बार अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में घसीट लिया। देखिए, मजेदार बात है कि वो खुद ही जज हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, खुद ही वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देते हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। वो केजरीवाल साहब बड़े छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि मैंने सब चेक कर लिया है, सतेंद्र जैन जी बिल्कुल पाक साफ है। याद है, ये भी कहते थे हम हर विधायक को टिकट देने से पहले चेक करते हैं कि विधायक हमारा पाक साफ है। कितने सारे विधायक इनके किस किस घोटाले में पकड़े गए, रेप के राशन कार्ड के बदले में रेप करते हुए पकड़े गए, नकली डिग्रियों में पकड़े गए तो उनके हर मुकदमे चल रहे हैं। परंतु यहाँ तो सतेंद्र जैन को रोज सर्टिफिकेट देते थे। आज 3 महीने हो गए कोशिश करते हैं, इनको जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट दुत्कार लगाकर वापस भेज देता है। सतेंद्र जैन जी की स्पीच में मेमोरी भी चली गई, उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई, उनका मुझे याद भी कुछ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे कैसा पैसा कहाँ का दबाया है मैंने। तो असल में क्या है कि ये इनका एक तरीका है। परंतु मैं जो मूल बात पे आना चाहता हूँ, मूल बात पे आए और जो हो रहा है उसके आसपास वो समझें जी। मूल बात 2 है। 8 दिसंबर 2021 से लेकर 7 जनवरी 2022 के बीच का 144.36 करोड़ का लाइसेंस फी माफ करी। जरा मुझे आप चेक करके बता दिए, अभी डिबेट में बैठे अपने आप भेज दीजिएगा, अपने सर टीम को बोलिएगा मुझे बताते हैं ये जो 2 तारीखें बताई, इस दौरान में कोरोना था क्या दिल्ली में? इन्होंने कोरोना के नाम पे लाइसेंस फी माफ कर दी, रेवड़ी बांट दी अपने दोस्तों को। दूसरा, 30 करोड़ रुपया एक लाइसेंस फी पर एक L1 वाले को वापस दे दिया, जिसका अर्नेस्ट मनी था, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसको वापस दे दिया। अच्छा नहीं कोई बात नहीं भैया, तो 2 साल ले जाओ वापस, सरकार का पैसा। फिर जब 8 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे कंसर्न रेज करते हैं तो 14 जुलाई को मीटिंग बुलाते हैं कि हम पोस्ट फैक्टो इसको अप्रूवल लेंगे। उससे पहले कहीं चिंता नहीं थी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का हम इसमें हिस्सेदारी नहीं बनेंगे। एक तो ये है मामला। दूसरा, लगातार अब देखिए रोज का पड़पंच, जरा पड़पंच समझ लें इनका, रोज का पड़पंच क्या चलता है। एक दिन कहते हैं सुबह 7 बजे ट्वीट आता है कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस आ गया। शाम को 4:30 बजे अतीशी बहन कहती है कोई लुकआउट नोटिस नहीं है, सब बकवास था, ये तो बीजेपी की चाल थी। अरे हमने ना कहा ना सरकार ने कहा, खुद ही लुकआउट नोटिस की बात करी, सारा दिन लोगों ने ध्यान करा लुकआउट नोटिस पर, 3-4 दिन लुकआउट नोटिस पर बहस चलती रही। फिर बोले मुझे किसी का फोन आया है। फोन किस लिए आया है कि आप सिंह साहब पाला पड़ जाओ, हम आप आधा मिनट नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा। खत्म हो जाएगी बात। अरे सर, रोक नहीं रहा, मैं तो आपसे ही एक और सप्लीमेंट्री सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये पलट के आते हैं कि आपने फोन कर दिया वो रिश्वत के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश। अब तो एलजी साहब पे भी आरोप लगा दिया इन्होंने। तो मैं तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं कि एक आरोप आप लगा रहे हैं, एक आरोप ये लगा रहे हैं। अब हम इसे क्या समझे, क्या जाने, इसका निपटारा कब होगा, कब साबित होगा कि कौन सही और कौन गलत? हमारा कोई आरोप नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने कंसर्न रेज किए, एलजी साहब ने इंक्वायरी कर दी, सीबीआई जांच कर रही है। ये बोल रहे हैं कि मेरे जो लॉकर थे खाली थे, ये सीबीआई बताएगी। सीबीआई की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई कि लॉकर में से क्या निकला, ये खुद ही कह रहे हैं कि मेरा लॉकर खाली था। एक दूसरी बात, जो मैं बात जहां मेरी थोड़ी सी टोक दी आपने, एक दिन बोलते हैं फोन आया कि आप सीएम बन जाओ, फिर आया कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ देकर खरीद रहे हैं। हम रोज पूछते हैं यार एक तो दिखा दो, कहीं कोई सीन दिखा दो, कोई पिक्चर दिखा दो, कोई वीडियो दिखा दो, कोई ऑडियो कॉल दिखा दो, नहीं दिखा पाते। फिर आज नया शुरू हो गया, 2 दिन से, कल से शुरू हो गया, एलजी साहब ने पैसा घोटाला किया, फलाना किया। अरे भैया आप जाइए थाने में, आप सदन में मत करिए, थाने में जाइए, चीफ मंत्री, मुख्यमंत्री जाए, चीफ मिनिस्टर साहब जाए, थाने में जाए, कंप्लेंट दर्ज करें और उस पर कार्रवाई करें। और नहीं हो तो कार्रवाई तो कोर्ट पे जाए, अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती तो कोर्ट में जाए, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी जाकर करे। परंतु वो सब नहीं करेंगे, पड़पंच करना है, रोज ध्यान भटकाना है लोगों का, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना है कि 3 लाख की जो 4 लाख में जो 5 लाख में कमरा बना था, उस पर 33 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 25 लाख रुपया कैसे खर्चा, वो कहां से खर्चा, उस पर जानकारी देनी है। 491 करोड़ रुपए का टेंडर कॉस्ट बढ़ाकर, बिना टेंडर पास किए हुए, बिना किसी संविधान के अनुसार संविधान को तोड़ते, पूरे सारे संविधान को तोड़ते हुए आपने 491 करोड़ रुपए की रेवड़ी कैसे बांट दिया आपने, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। एक छोटी सी बात और, इनके एजुकेशन मॉडल की बात करना जरूरी है। 1030 स्कूल है दिल्ली के अंदर, 1030 स्कूल है, 830 स्कूलों के अंदर 830 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 415 स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,882
तरीके से तो दो आपके मुद्दे, आबकारी नीति और शिक्षा, टीचर है वहां पर, जैसे आप कह रहे हैं कि करप्शन का ट्विन टावर, राइट, आप कह रहे हैं करप्शन का ट्विन टावर। मैं जवाब लेता हूं यहां पर। विकास गोयल साहब, अब इनका तो कहना है कि मुख्य सचिव ने रिपोर्ट बनाई, उसके आधार पर इन्होंने कार्रवाई की, लेकिन आप उसका जवाब देने से लगातार बच रहे हैं। और पहले तो बात आबकारी नीति की थी, अब ये लीजिए एक शिक्षा वाला भी मामला आ गया और इनका कहना है कि आप जवाब नहीं देते, आप कभी विधायकों को खरीदने की बात करते हैं और अब आपने एलजी साहब पे भी आरोप लगा दिया। विपिन जी, देखिए कल उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी एक बयान दिया और कहा कि शराब नीति पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही, अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं बोल। तो बड़ी हैरानी होती है। आज इन बातों को जब से मनीष जी का रेट पड़ी है 10 दिन से ज्यादा हो गई, हर चैनल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सरकार ने हर जगह जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात कि मनीष जी के घर पर 14 घंटे सीबीआई के अधिकारियों ने रेड डाली। उस 14 घंटे में उन्होंने सारे उनके घर के गद्दे से लेके कपड़े तक सब उन्होंने छान लिए, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने 6 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की, उन्होंने आज उनके नौकर भी देख लिए, उसमें कुछ नहीं मिला। जब अगर 6 घंटे अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं किससे पूछूं सवाल? एक मिनट मैं सिंह साहब आपसे ही पूछता हूं। अब जब भी इसकी बात आती है तो या तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आता है कि देखिए आज लॉकर में गए थे कुछ नहीं मिला, आज उन्होंने सीबीआई की रेड मार ली कुछ नहीं मिला। तो ये सीबीआई की रेड में क्या हाथ के हाथ मिलता है? नहीं, मुझे समझना है ये बात। देखिए मैं एक जवाब दे दूं। देखिए 6 घंटे उन्होंने पूछताछ की। जब भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई भेजी थी, सीबीआई की रेड की जानकारी सीबीआई देगी, ये देंगे। जो सीबीआई ने जाकर नड्डा जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को बताया तो होगा, मनीष जी ने क्या जवाब दिए? उन्होंने तो सीबीआई भेजी थी। आज ये कह रहे हैं कि सीबीआई बताएगी। आप देखते हो जब भी सीबीआई की रेड पड़ती है, अभी कुछ दिन पहले परसों की बात है, कहाँ पे इंजीनियर के यहाँ पड़ी थी, अगले दिन बता दिए 5.5 करोड़ रुपए मिले। 5 एनर्जी का पड़ी थी, अगले दिन बता दिए इतने पैसे मिले। यहाँ 10 दिन से ज्यादा हो गए, बता नहीं पा रहे क्योंकि मिला ही नहीं कुछ। और ये पहली बार थोड़ी ना है, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ऑफिस में रेड डाली, इससे पहले भी सीएम साहब के पे रेड डाली, कैलाश गौरव जी के रेड डाली, इन्होंने 40 विधायकों तो सिंह साहब, आम आदमी पार्टी का क्लेम हमेशा यही होता है, जिस पर आज मनीष सिसोदिया भी बोल रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं, सीबीआई कुछ ले नहीं पाई। वही बात अरविंद केजरीवाल करते हैं हमेशा। लेकिन मुझे कंप्लीट कर लेने दो। उसे उन्होंने सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलें उठाकर ले गए, जांच की, इनको कुछ नहीं मिला। आज बात ये नहीं है विपिन जी की शराब नीति तो इनको कुछ मिला ही नहीं है। किसी एक आप ये समझिए सीबीआई ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, मोदी जी ने क्लीन चिट दे दी, मनीष जी को कुछ नहीं मिला। आज बात होनी चाहिए कि इन्होंने जो आज दूध पे, दही पे, छाछ पे एक तरफ इन्होंने जीएसटी लगाया और दूसरी तरफ अपने मित्रों के 10 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए, उस घोटाले की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूँ। और जांच होनी चाहिए तो कब जांच होगी कि एक तरफ गरीब के लोगों के दूध, छाछ, गेहूं, आटा, उसको टैक्स लगा देते और अपने दोस्तों की 10 लाख तो अब आप नए आरोप निकाल रहा है जीएसटी वाले और 10 लाख करोड़ का क्या, लेकिन अभी तो एलजी वाले आरोप की। चले मैं सिंह साहब से पूछ रहा हूँ। सिंह साहब, ये रोज खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, उसका निराकरण कब होगा? या तो सीबीआई आके बताएगी या क्या होगा? कंप्लीट कर लो। आप एक बात कहिए विपिन जी, एलजी साहब पर उन्हीं के कर्मचारी छोटी बात कर लेते हैं, कंप्लीट क्या करना है? थोड़ा उनका जवाब लेता फिर आपके पास आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर ही रहे हम लोग। मैं भी ले लेना ना, एलजी साहब के खुद के कर्मचारी जब वो खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे 2000। मैं जान ही रहा। ठीक है, उस पे आते सिंह साहब 1 मिनट बोलने दीजिए जरा। सिंह साहब, मैं मूल बात ये है, मैंने जहां कहा ना, ये जांच एजेंसी भी खुद बन जाते हैं। अरे सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, अभी एफआईआर सीबीआई ने फाइल की है 16 पेज की, उसमें काफी जानकारी आई है। अभी जब चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में, उसमें सब चीजें पुख्ता कर देगी। इसी प्रकार का मामला सचिंदर जैन के मामले में कहते थे आप, टोका नहीं, अच्छी बात है। 1100 करोड़ कहते हो, एफआईआर में सिर्फ 1 करोड़ था, वो भी एक्स पार्टी ने वाई पार्टी को दिया। मतलब आप क्यों देश की जनता को गुमराह करना? आप एफआईआर पढ़ लीजिए, विपिन जी ने तो पढ़ी होगी, इतने वरिष्ठ पत्रकार है। होगी बात आपकी। एफआईआर में कोई 144 करोड़, कोई 30 करोड़, कोई 8000 करोड़, कोई 1.5 लाख करोड़ की बात नहीं है। अभी तक तो आप तय नहीं कर पा रहे घोटाला कितने करोड़ का है। और एलजी साहब ने जो 14 मैं बताता हूँ। अब मेरा उत्तर सुनिएगा, टोकिएगा मत, बीच में उत्तर सुन लीजिएगा, टोकिएगा मत प्लीज। अच्छी बात नहीं मुकेश जी, टोकिएगा मत, सुन लीजिए बात।
एफआईआर के पेज नंबर 6 पे पैरा नंबर 3 पे मेंशन है 144.36 करोड़ का घोटाला। और ये जो तारीखें बता रहा हूं मैं एफआईआर से ही बता रहा हूं, अपने आप से नहीं बता रहा मैं, ये एफआईआर में ही दर्ज है, ये एफआईआर में जानकारी है। और ये अभी उसके साथ डॉक्यूमेंट सप्लीमेंट होकर चार्जशिट पेश होगी, सब आ जाएगा। इसी प्रकार का मामला। अरे यार फिर वापस से कैसे ये ऐसे थोड़ा ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। चलो अरे आपको अरे उत्तर दीजिए ना। जी। 144.36 करोड़ रुपए की रेवड़ी को बांटी। विकास गोयल वो कह रहे हैं कि 144 का फिगर है एफआईआर में, दिसंबर है अब 144 का फिगर एफआईआर में। व्हाट्स योर आंसर? दिल्ली में कोरोना था। आरती सिंह जी वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कोरोना के नाम पे 144 करोड़ की छूट दी। मैं तो सीधा हाँ या नवाब में जवाब देते, बात को घुमाए ना। क्या एमसीडी ने टोल टैक्स वालों को 83 करोड़ की छूट दी या नहीं दी? जी ये बात पहले भी हुई है विकास गोयल साहब, ये मत लाइएगा, ये बात पहले भी हुई। नहीं ये बात मत लाइए, टोल टैक्स की बात अलग है और शराब वालों को छूट देना बात अलग है। चलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं इस पे तो विकास जी दिक्कत होगी, इस पे आगे बढ़ेंगे ना। देखिए पहले भी शायद आप ही थे शो में, पहले भी आप थे शो में। पीरियड पूछ रहा हूं, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कोरोना था दिल्ली में? एमसीडी ने हर जगह छूट दी है, रेलवे ने नहीं विकास भाई रेलवे की छूट, टोल टैक्स की छूट और शराब की छूट एक जैसी है क्या? 8 दिसंबर 2021 से लेकर अलग है ना, नैतिक तौर पे बात अलग हो जाती है। पूछ रहा हूं आपसे नितिन जी, आज हम शराब घोटाले पे तुमसे चर्चा कर रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब हम लोग दे चुके हैं। मैं आज सीधा नहीं विकास भाई शायद आप ही थे। एक मिनट रुकिए ना, आप ही थे। मैंने आपसे एक मिनट आरपी सिंह साहब, एक मिनट सर, एक सवाल तो पूछ लूं। सिंह साहब हाँ जी आ रहे हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। विकास भाई ये शायद पहले भी आप ही थे उस दिन पैनल पे, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि एक टोल टैक्स में छूट दे देना, किसी ऐसे सेक्टर पे छूट दे देना, किसी ऐसी जो जनता से डे टू डे, शराब वाले, शराब के सेक्टर को, शराब की दुकानों को, शराब के कारोबारियों को, उनको तो अगर आप छूट देंगे तो या तो आखिरी में देंगे या नहीं देंगे। कौन सा ऐसा शराब कारोबारी है जिसका धंधा बंद हो रहा था, कोई सड़क पर आ गया था? नितिन जी मैं वही बता रहा हूँ, टोल टैक्स में जनता को छूट नहीं देगी। जनता टोल टैक्स जनता से टैक्स लिया है। चलिए मैं जा रहा हूँ मुदित अग्रवाल एक ये सवाल मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूं कि अगर छूटें दी भी गई, कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, अगर आप छूट दे भी रहे हो तो आप किस हिसाब से प्रायोरिटी तय करोगे? पहले शराब को छूट दोगे, पहले टोल टैक्स को दोगे, हॉस्पिटल को दोगे, किसको दोगे? आपको हैरानगी क्यों है? जो सरकार हिंदुस्तान में पहली बारी ऐसी सरकार आई है केजरीवाल जी की, जिन्होंने शराब को प्रोत्साहित किया हो और फिर जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठते हैं, तो ये तो होना ही था यहाँ दिल्ली में। देखिए जब कोरोना काल चल रहा था पिछले साल, तो ये पूरा दिमाग लगा रहे थे एक्साइज पॉलिसी कैसे बनाए और इससे 2 नंबर का पैसा कैसे कमाए। 2% से 12.5% इन्होंने कमीशन कर दी लिकर पे, तो ये उसी का है। इन्होंने प्रोत्साहित किया स्कूल के पास, अपने धर्म स्थलों के पास, रिहायशी इलाकों में शराब बिकवाई, इसलिए बिकवाई कि इनके दोस्तों का फायदा हो। वो दोस्त कौन है? अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, और इन सबके सूत्रधार कौन है? विनय नायर जी, जो केजरीवाल जी के बड़े करीब है। तो पूरा ये देता कि पैसे कैसे कमाएं। देखिए 144 करोड़ इन्होंने लिकर माफिया के माफ कर दिए, लेकिन जो दिल्ली में ट्रेडर्स थे, छोटे बेचारे जो दुकानदार थे, जो अपनी दुकान नहीं खोल पाए कोरोना में, उनके फिक्स चार्ज बिजली के माफ नहीं किए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, शराब माफिया की मदद करनी चाहिए थी। ये तो प्रायोरिटी दिखाती है केजरीवाल जी की। 144 करोड़ ये माफ किए, 30 करोड़ की ईएमडी वापस कर दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 350 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जिसका टेंडर नहीं खुला था, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए केजरीवाल जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला ये जब अन्ना हजारे जी ने आज उनके ऊपर बोला कि भाई आप शराब को प्रोत्साहित करते हो, तो केजरीवाल जी कहते हैं उनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, जब वो यूपीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट चार्ज लगाते थे तब भी उन्होंने अन्ना हजारे जी के कंधे का इस्तेमाल किया था ना, क्योंकि वो कंधा तो इस्तेमाल होता है। वो आज खुद कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, तो तब उन्होंने इस्तेमाल किया था ना, इसका जवाब जरूर है। देखिए केजरीवाल जी ये कहते थे, उनकी कथनी देख लेते हो करनी में कितना फर्क है, कि अगर पब्लिक लाइफ पे कोई चार्ज लगता है तो सबसे पहले आदमी को रिजाइन करना चाहिए, और जब तक क्लीन चिट ना मिले तब तक वो दोबारा से नहीं आएगा। ना उन्होंने सत्येंद्र जैन को हटाया, ना मनीष सिसोदिया जी को हटाया। मनीष सिसोदिया जी अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कह रहा हूं भैया, विजय नायर जी से उनके क्या संबंध है, अमित अरोड़ा से क्या संबंध है, दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है, अर्जुन पांडे से क्या संबंध है, इंडो स्पिरिट से क्या संबंध है, इनका आके खुलासा करे ना,
खुलासा करें आगे। देखिए जो सरकार को नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, उसका जवाब कौन देगा? तब वो टेलीकॉम की बड़ी बातें करते थे, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, आज भी तो हुआ है, उसका जवाब दीजिए। देखिए आपने पूरा अपना शिक्षा मॉडल, देखिए शिक्षा मॉडल की बात होती है, सिर्फ एक सवाल मैं बीजेपी इनसे पूछता हूं, आप पार्टी वालों से, और चैलेंज करता हूं, जवाब नहीं देंगे। लोग सोचते हैं शिक्षा मॉडल अगर इतना अच्छा है तो पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे बड़े होंगे। आपको जान के हैरानगी होगी, 2013-14 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, तो 19-20 में आके 15 लाख हो गए, 1 लाख कम हुआ। उसके बाद कोरोना काल में 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लोग फीस नहीं दे पाते थे, और ये पूरे देश में हुआ। गुजरात में 2,80,000 बच्चों ने अप्लाई किया, उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़े। तेलंगाना में 1,25,000। पंजाब में 1 से 2 मिनट, आप इतनी देर बाद आए, 10 सेकंड तो दे दीजिए, जल्दी है तो मैं बंद कर देता हूं, मैं चला जाता हूं। ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर एक तरफा हो जाएगा। डिबेट कोई दिक्कत नहीं, आप इनसे कर लीजिए। आप ये तो आपने इतनी सारी बातें की, इनका जवाब ना लूं सर। नहीं, एक बात बताइए, आपने इतनी सारी बातें बोली तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप मेरे पास उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, तो एक बात का और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप हाथ उठाएंगे तो आऊंगा। विकास गोयल साहब, आपने पहले 15 मिनट डिबेट किया, मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये तो थोड़ा सा नहीं, ये तो आपका जरा पैतरेबाजी हो गई कि आप एंकर को फंसा रहे हो। ना, नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। जहां डिबेट जाएगी वैसी बात होगी, मैं घड़ी देख के डिबेट थोड़ी करूंगा आपसे। देखिए, तो फिर 10 सेकंड दे दीजिए ना, कोई दिक्कत है आपको 10 सेकंड देने? अरे महाराज, फिर से आएंगे ना आपके पास, आपका जवाब तो ले। आप तो एक मोनोलॉग में 10 चीजें बोलेंगे तो जो सुनने वाला है उसको क्या समझ में आएगा? ये लगता नहीं आप आएंगे, वो देख लिया। अब वो आप देख लीजिएगा। विकास जी देखिए क्विकली जी, अभी इन्होंने शिक्षा की बात की, और आज विधानसभा में सदन के पटल पर मनीष जी ने आंकड़ा रखा है, और 2014-15 में 14 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो आज 18 लाख हो गए हैं। ये विधानसभा के सदन पे रखा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो कांग्रेस जो बीजेपी की बी टीम बनकर झूठ बोलती रहती है, अब इसी वजह से आज 16 लाख बच्चे थे 2000 दिल्ली में नामो निशान खत्म हो गया है। आज वो 16 लाख है। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि बच्चे कम हो गए? तो उसके कारण ये है कि शिक्षा खराब है या क्वालिटी खराब है, ये अलग सवाल है अपने आप में। सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये है, एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है। चलिए ठीक है। रवि श्रीवास्तव जी, अब देखिए यही दिक्कत है, एक आरोप दूसरा आरोप, एक आरोप। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की जनता की, और अब दिल्ली की जनता क्यों, पूरी देश की जनता जो देख रही है, उसको यह लग रहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टैंड पे बातें कर रही हैं। देखिए विपिन जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल पर था, तो उसमें भाजपा के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता दोनों ने एक दूसरे को सुबह 11 बजे मिलने का वादा किया कि आप आ जाइए, मैं आपको स्कूल दिखा देता हूं, मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूं, मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूं, मैं आपको जहां जहां शराब के ठेके खुले हैं या बंद हुए हैं वो दिखा देता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बहस में पड़ने के बजाय दोनों प्रवक्ता आपस में समय तय कर ले, आप अपना कैमरा भेज दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ चैनल पे बैठ करके कि जी 3 लाख वो क्लासरूम बने और 500 टॉयलेट बने और इतनी दुकानें खुली, इतनी दुकानें बंद हो गई, कोई इसमें से ऑथेंटिक डेटा कहाँ पर है? कोई ऑथेंटिक डेटा दिल्ली सरकार ने दिया या कोई ऑथेंटिक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है? तो ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है। एक रिपोर्ट पर सीबीआई ने रेड की, तो सीबीआई ने रेड के बाद जो शिवम त्यागी हंस रहे, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम त्यागी, 1 मिनट, बस एक आधा सेकंड और दे दीजिए। मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना किसी से कि मुझे 9.5 मिनट मिले, उन्हें 11 मिनट मिल गए। मुझे ये सिर्फ कहना है कि जो कांग्रेस आज सारे देश में आंदोलन कर रही है कि बीजेपी मिसयूज कर रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, वो यहां पे आके जस्टिफाई करती है कि नहीं आपके खिलाफ हो रहा है तो ठीक है, मगर जो दूसरों का, हमारे नेताओं के खिलाफ हो रहा है वो गलत है। तो ये इनकी जो एक दोहरी नीति है, उसका पहले ये निर्णय कर ले कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। और जो घर पे जो रेड पड़ी, रेड के बाद एक कागज दिया गया, उस कागज में 1 करोड़ रुपए का जिक्र है, और वो भी किसी सोर्सेस के द्वारा।
वो भी प्रूव नहीं है। सोर्सेज ने बताया सीबीआई को कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए दिए। ये घोटाला तो 8,000 करोड़ का हो रहा था, कभी 7,000 करोड़ तक पहुंच गया, कभी 144 करोड़ पे बात आ गई, फिर 30 करोड़ के बाद। अरे भाई ये कोई आरोप थोड़ा ही है, ये आरोप जब चार्जशीट बनेगी तब पता लगेगा कौन सा आरोप है कौन सा नहीं है। तो ये बिला वजह का एक हैरान करने का, हैरेस करने का, और हर इलेक्शन के पहले जाके अन्ना हजारे से चिट्ठी लिखवा के ले आने का कि देखो अरविंद केजरीवाल तुम्हें मैंने ये कहा था तुम नहीं कर रहे हो। क्यों करे भाई? अब वो आज कोई वो आंदोलन थोड़ी चला रहे हैं, आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। ठीक है। आंदोलन के अंदर आप जनता के मुद्दे उठाते हैं और उन्हें सरकार से सवाल पूछते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए काम करती है, पानी, शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार, ये काम करने उन्हें वहां जाके सड़क पे बैठ के आंदोलन करने लगे कि नहीं भाजपा करप्ट है, भाजपा चोर है, भाजपा बेईमान है। ये काम करेंगे क्या? भाई पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आपको ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी। शिवम जी, बहुत हंसी आ रही थी आपको, हम लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। आरोप लगाया है तो आपको मुझे समय देना चाहिए। मैं दूंगा सर, दूंगा। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। शिवम भाई, आपको बहुत हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। आयरनी देखिए, आयरनी देखिए कि कागज पर विश्वास ना करके लोग कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जाके एक एक कमरा, एक एक टॉयलेट, एक एक शीट, एक एक जगह चेक करके उसका बजट बनवाओ, उसमें राज मिस्त्री, सीमेंट वाला, तमाम गाटर सिल्ली वाला सबको साथ लेके जाओ, वो एस्टिमेट बनाकर आरोप लगा रहे हो तो चेक कर लो। कागज की समझ तो है ही नहीं इनको। अब आप इनको रोकेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है विपिन जी, प्लीज आपसे। विपिन जी प्लीज, मेरी आधे घंटे से मैंने ठीक है, रवि जी सबसे आखिरी में बोल रहे हैं वो, बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे दोबारा। हाँ जी बोलो। थैंक यू। तो ये चाहते हैं कि इनके साथ सारे राजमिस्त्री जाएं, वो तैयारी करें, चेक करें, उसके बाद बिल बना के भेजें और उसके बाद इनका मिलान हो। मतलब पेपर्स पे विश्वास नहीं है, अपने आप ने ही जो पेपर्स बनाए उन्हीं पे विश्वास नहीं है। जिस 5 लाख और जिस 33 लाख की बात हो रही है वो किसने कही है? आपने 33 लाख रुपए का दिल्ली में एक कमरा बनाया है 300 फीट का, उसको 5 लाख रुपए की लागत भी उसमें मुश्किल से आती है, उसको आपने 33 लाख रुपए में लगाया हुआ है। और ये कोई नहीं कह रहा है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है, विच मीन सीवीसी। बीजेपी नहीं कह रही है इस बात को। तो आप पहले तो इसको तय करिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 8,000 करोड़। क्या सर, ये सीबीआई है, ये कोई अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना है माफी वीर के डर के मारे माफी मांग लेंगे। वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी। अभी इन्होंने दिल्ली के एलजी पर भी आरोप लगा दिया। आजकल ये आरोप में बहुत चल रहे हैं, ये पिछले कुछ टाइम से 2-3 साल से ये आरोप की कहानी बंद हो गई थी। ये इतने बड़े माफी वीर हैं, विक्रम मजीठिया से इन्होंने माफी मांगी, गडकरी जी से इन्होंने माफी मांगी, कपिल सिब्बल और उनके बेटे से इन्होंने माफी मांगी, अरुण जेटली जी से भी मांगी, लेकिन वो तो नए तरह की माफी थी। मैंने सामूहिक तौर पर बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन अरुण जेटली जी ने इनको मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, कि मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अपने सारे नेता लेके आओ, इकट्ठे मांगो। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अरविंद केजरीवाल, इनके साथ राघव चड्ढा, इनके साथ संजय सिंह और इनके साथ जो हमारे आशुतोष जी अक्सर आते रहते हैं हमारे बीच में, चारों ने सामूहिक माफी मांगी। इसी तरीके से अब ये दिल्ली के एलजी से भी माफी मांगेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई जांच चल रही है, आप जांच में अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपनी गवाही सप्लाई करेंगे या दूसरा घोटाला बनाकर ले आएंगे? अंत में इन्होंने कहा कि ये बार बार अन्ना जी आ जाते हैं तो अब केजरीवाल जी आंदोलन थोड़ी करते हैं, अब तो वो सरकार में है, आंदोलन थोड़ी करेंगे। तो वो जो 11 दिन तक लेटे हुए थे अपनी सरकार के दौरान, वो आंदोलन नहीं था क्या? वो जो बार बार धरने पर बैठ जाते हैं अपनी सरकार के दौरान ही, वो क्या आंदोलन नहीं होते हैं क्या? और जिस अन्ना जी के लिए इतना दर्द और इतनी बातें आप कर रहे हैं, उनके कंधे पर ही बैठकर आए हैं आप, आंदोलन की ही आप जो है परवरिश और पैदाइश हैं। आज आंदोलन से ही इतना दर्द हो रहा है। एक आंदोलनकारी रालेगन सिद्धि से बैठकर बोल रहे हैं आज आपको, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और यहां पर आप उन्हीं के साथ आए। तो कृपया करके इस तरह की हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आपने तमाम चीजें कही, बड़ा सीधा सा मामला है कि सरकार इस समय घोटाले में है, उस पर जवाब दे, ना कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। इस पर आप पहले ही माफी मांग चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और सामूहिक माफी। ठीक है विकास जी, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई, कई दिनों से हम इस विषय पे बार बार आ रहे हैं, मुझे जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक चीज है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ठीक है, अब सीबीआई जब अपना निष्कर्ष देगी तब देगी। आपने जो आरोप लगा दिया एलजी साहब पे और आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराओ, चलो वो जब होगी तब होगी, लेकिन एक चीज तो आपके पास में ना, आप जो कह रहे हो ना कि आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, फोन कॉल्स किए गए, 4-5 नाम है, अरे बताइए और सामने लेकर आइए, आप ही का विश्वास बढ़ जाएगा जनता में। वो भी आज तक नहीं आया।
विपिन जी, कोई सीरियल किलर जब एक ही ढंग से बार बार उसी ढंग से मर्डर करता है तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा सबूत में जाने की जरूरत है नहीं। वैसे आम आदमी पार्टी में विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल पर ही हम जिस दिन सही वक्त होगा जरूर लेके आएंगे। लेकिन आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, एमपी से, गोवा से, जिस दिन आपको ले आओगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उन्होंने दावा किया कि आप जिस दिन नाम ले आएंगे वो राजनीति, ये ऑन एयर बोल रहे नेशनल चैनल पर सिंह साहब। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कांग्रेस आप कोई सबूत ले आइए ढंग का। ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी के किसी कोई दोस्त आए थे मेरे पास ये कहने के लिए कि जल्दी से सिसोदिया साहब को जेल भेजो, मुझे दिल्ली का नेक्स्ट डिप्टी सीएम बनना है। अरे प्रपंच रचने से कुछ नहीं होगा, मूल मुद्दे पे आओ। 144 करोड़ रुपए की। हाँ ठीक है, बोलिए विकास जी बोलिए। कैसे बांटे सिंह साहब बोलने दीजिए। ठीक है आपका दावा हो गया, बोलने दीजिए। पिछले एक साल में 277 एमएलए खरीद चुके हैं। कहां से वो पैसे आए? क्या उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सीबीआई से? अगर 20 करोड़ का भी हिसाब लगाओ, महाराष्ट्र में तो वैसे आवाज लगी है 50 खोके। रिपोर्ट लिखा दी आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई? 6300 करोड़ रुपए होते हैं। और लेकिन जो आज का मुद्दा है विपिन जी, मैं ज्यादा भटकते हुए ना कहूंगा, आज का मुद्दा है क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विनय सक्सेना जैसा भ्रष्ट आदमी मिला, जिसको दिल्ली का एलजी बना के बैठा दिया, जिस पर उन्हीं की संस्था के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। उनके चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ रुपए पुराने नोट नए नोटों से बदले। 1400 का आरोप है। 1400 करोड़ आप 1600। उन्होंने इतने भ्रष्ट आदमी को दिल्ली का उन्होंने बना के बैठा दिया। मोदी जी को इससे भ्रष्ट आदमी नहीं मिले। और ये खुद उनके जो स्टाफ के लोग हैं, जो हेड क्लर्क है प्रदीप यादव, संजीव कुमार, उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया है। और उसके बाद जांच होती, जांच किसकी? तो ऐसे तो बीजेपी भी देखिए, अब जो बात आप कर रहे हैं वही बात तो बीजेपी कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट बनाई, उसमें ये सारी बातें आई तो उन्होंने जांच बिठाई। लेकिन हमारी तो जांच हो रही है, हम जांच से कहां भागे? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हम तो आप भी जाके रिपोर्ट कराओ। आप शराब नीति की जांच करो, आप स्कूल नीति की जांच, सबकी जांच करो। तो आप एलजी साहब की जांच क्यों नहीं करा रहे? उससे क्यों लड़ रहे? क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी एजेंसी को बचाने में और उसमें कार्रवाई मांगे? अगर पुलिस स्टेशन कार्रवाई नहीं करता तो कोर्ट से आदेश लाकर कार्रवाई कराएं। प्रपंच छोड़िए, रोज नया प्रपंच रचने से कुछ नहीं होगा। हम भी तो इतना ही कह रहे हैं ना कि सभी जांच करवा लीजिए। सीधा कभी मेरे को मुख्यमंत्री का पेशकश कर दी, कभी ये कहते हैं हमारे विधायकों को 20 साल में खरीदी गई। मूल मुद्दे पे आओ। आपने जो क्लासरूम 5 लाख में बन सकता है, जो बना है, ये जांच होगी। 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने मित्रों के माफ कर दिए। चलो ठीक है। मुदित अग्रवाल, आप उस समय कुछ ये भी बोल रहे थे, मैंने जो हल्की सी आवाज सुनी आपकी कि आपके ऊपर आरोप लगाए। आपके ऊपर कौन सा आरोप आया? अभी तक बात तो हुई नहीं कांग्रेस की कहीं पे भी। मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने कहा इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, आप पार्टी के अगेंस्ट है। उसका मैं जवाब देना चाहता था। देखिए, यही केजरीवाल जी हैं, जब इन्होंने अन्ना मूवमेंट किया था, जब अन्ना की अब ये जो बुराई कर रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा मदद इन्होंने आरएसएस वालों से ली थी। तो इनको कांग्रेस को मत पढ़ाए पाठ कि हम बीजेपी के साथ है कि नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट रहा है। पर आपको कैसे पता कि उन्होंने आरएसएस से मदद ली? ये आपको कैसे पता? आपको नहीं, इतिहास में देखिए। आप एक काम कीजिए, विकास जी को बोलने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं ऐसे चीका चिल्ली वाली डिबेट नहीं करता। विकास जी एक मिनट सुन तो लीजिए, वो मुझे भी सुनाई नहीं पड़ता फिर कौन क्या बोला। हाँ बोल रहे हैं, इनका या तो टेप लगा दीजिए इनके मुंह पे। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। आप सभी सम्मानीय मेहमान है, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं उन्हें निवेदन कर रहा हूँ, नहीं बोलेंगे वो, आप बोलिए। ऐसा मत बोलिए टेप लगाने वाली बात। हाँ जी, नहीं तो मैं फिर आप कर लीजिए ना उनके साथ डिबेट, क्या जरूरत है? अब तो हो गए ना वो चुप। मैं बोलूंगा, बोलिए। जाहिर है सबसे ज्यादा जो मदद की थी उस समय संघियों ने इनकी मदद की थी, केजरीवाल जी की जो अन्ना मूवमेंट होता। मैं काफी संघियों को जानता हूं जो वहां रोज जाते थे खाना देने। ये आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं ग्राउंड में रहता हूं, सारी रियलिटी मुझे पता है। ठीक है। दूसरा, यही केजरीवाल जी हैं जिनके आप आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे आधे घंटे तक पोस्टर चला था, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। मना कर दे नहीं चला था।
तो देखिए केजरीवाल जी तो हमेशा अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेते हैं। देखिए दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ केजरीवाल जी हैं। दिल्ली की जनता तो दोनों के बीच में पिस रही है, दोनों अपनी तो सौभाग्य क्या होता क्या होता मुझे बताइए। सौभाग्य ये होता, मैं बताता हूँ सौभाग्य किसे कहते हैं। हंसने की जरूरत नहीं एंकर साहब, जरा नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी। नहीं, आपने बात ऐसी कर दी सर, हंसी आएगी। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और संजीदगी से सुनना चाहिए। हाँ, मैं संजीदगी से ही सुन रहा हूँ। 1947 में जहां एक सुई नहीं बनती थी, 70 साल देशवासियों ने मेहनत की और कांग्रेस की सोच थी, जो आज विश्व में 5वें या 6ठे नंबर की इकोनॉमी है। एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, एग्रीकल्चर और सब में देश ने इतनी तरक्की की है। तो सर जब इतना अच्छा था तो आज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब सब कुछ इतना अच्छा था सर, जब सब कुछ इतना अच्छा किया आपने, तो आज हमारे देश में सौभाग्य क्यों नहीं कि आपकी सरकारें सारी राज्यों में और केंद्र में है? में नहीं आएगा ना, क्योंकि आपका एक एजेंडा होगा। नहीं, देखिए फिर आप गलत बात कर रहे हैं, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इतने मिनट बाद आए, अब आप एजेंडे पे आ गए। बात आप गलत कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? तो 5वीं या 6ठी इकोनॉमी बनी है विश्व की, क्या मोदी जी की वजह से बनी है, केजरीवाल जी की वजह से बनी है, या कांग्रेस की सोच की वजह से? तो मैं तो मान रहा हूं, मैं सारा श्रेय आपको दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ऐसा क्या हो गया कि इतने महान काम करते हुए भी आज आप न तो राज्यों में कहीं हैं और न ही केंद्र में कहीं हैं। आपके अंदर की इतनी दिक्कतें हैं कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है बोलना। देखिए मुझे तो आपकी सोच में बड़ा हंसी आ रही है। आप एंकर, आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, कोई बात नहीं, आप हंस लीजिए, लेकिन आप इस सवाल से कैसे मुंह मोड़ेंगे? जीतने का हमेशा काम अच्छा करने से क्या ताल्लुक होता है? कोई जरूरी थोड़ा ना होता है। इलेक्शन के मुद्दे तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना सिर्फ काम पे वोट मिलता है। आपको किसने कह दिया? आप थोड़ा सा तो फिर आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ना लड़े अगले 20 साल तक इलेक्शन। शायद पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, लोग कैसे वोट करते हैं। हो सकता है सर मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं हो, लेकिन मुझे देश की और देश के लोगों की समझ है। हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। आप जरा जाके सीख के आइए। जो आप कटाक्ष कर रहे हैं ना, अगर आप एक हम पे करेंगे, 3 हम आप पे करेंगे। हाँ तो कीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है उसमें? अगर मैं सही बात बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ होगी। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत बोला? अगर आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने इस देश का उद्धार किया है, तो आज कांग्रेस कहां है? तरीका नहीं है। आज कांग्रेस कहां है? बेइज्जती करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे आज कांग्रेस। देखिए मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं सर। क्या होता है कई बार ना, जो सही बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जो सच्ची बातें होती हैं, वो कड़वी लगती है, हंसने का, वो कड़वी लगती है सर। एटिकेट मिस्टर विपिन, मेंटेन योर एटिकेट। मैं एटिकेट में ही बात कर रहा हूं सर। और ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता रोज आते हैं जो इस तरीके से डिबेट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने एटिकेट में बात कर रहा हूं। मैं बहुत शांति के साथ बहस करता हूं। बाकी सारे लोग आ चुके हैं, रोज बैठते हैं यहाँ के। आप पहली बार आए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। आप जो सरकास्टिक वे से हंसे थे ना, ये तरीका ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा जरा। नहीं, मैं सरकास्टिक वे में नहीं हंसा था, आपने बात ऐसी की थी। और अच्छा सुन लीजिए। अच्छा चलिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, रुकिए 1 मिनट। अगर आपको वो तरीका मेरा खराब लगा, ये दोनों हाथों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ठीक है? लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही रहेंगे, ठीक है सर? आपको मेरा तरीका गलत लग सकता है, मैं बिल्कुल पूरी निष्ठा से आपसे माफी मांग लूंगा, क्योंकि आप मेहमान हैं यहाँ पर डिबेट पर। लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही रहेंगे कि अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो आज क्या हो गया? और देखिए, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी दिक्कत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता को यह हक होता है, कौन उसका लीडर है, कौन उसकी पार्टी है, उसके देश को कैसे आगे लेकर जाएगी। कर लेते हैं। विपिन जी एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं, क्या दिल्ली में जब शीला जी की सरकार थी, क्या दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुई? उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जो पिछले 8 साल में तो बिल्कुल नहीं हुई। कितनी डेवलपमेंट हुई थी दिल्ली में? जो स्कूल बने, ये अगेन मुदीर साहब 1 मिनट मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक बहुत शांति से एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं एक शांति से एक बात कहने, नहीं ये तो वेग स्टेटमेंट है ना कि जितनी शीला जी के टाइम में डेवलपमेंट हुई उतनी किसी ने नहीं की। ये हो ही नहीं सकता। इज इट पॉसिबल कि एक सरकार तो डेवलपमेंट करे और बाकी कुछ ना करे? 8 साल 10 साल ऐसे ही चल गया राज्य। आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं ना। अरे यूपीए सरकार के 10 साल में 7.9। चलिए रवि श्रीवास्तव, आई थिंक अभी और लोगों को भी डिबेट में शामिल करने की जरूरत है। रवि श्रीवास्तव, क्या ये पॉसिबल है कि देश में एक पार्टी सारा डेवलपमेंट करे और बाकी पार्टियां बेकार है? वो स्टैटिस्टिक्स की देने की बात कर रहे हैं। मैं अपने मित्र की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, वो भी नहीं सकता कोई। दिल्ली के अंदर पहला इलेक्शन हुआ था तो इनके साथ में आम आदमी पार्टी ने मिल करके एक सरकार बनाई थी जो 49 दिन चली थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी दोनों इलेक्शन में सिर्फ 0 सीट लेकर के आई है।
तो इनका ये कहना कि कोई दिल्ली में विकास नहीं हुआ, मैं समझता हूँ। सुन लिया मुदित जी, ये भी सही स्टैटिस्टिक्स है। नहीं है। अब आप हंस रहे हैं, अब आप हंस रहे हैं, दिखाइए टीवी पे, दिखवाऊं आपको, आप कटे हुए नहीं थे। किया केजरीवाल जी ने। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे छोड़िए केजरीवाल और बीजेपी को, अपना देखिए, अपना देखिए सर, सच्चाई अपना देखिए। मुझे लग रहा है बेवजह में इस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है आप बेवजह में इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। अब जब कांग्रेस वाली डिबेट होगी आइएगा, वो भी अल्टरनेट डे होती है, क्योंकि आपके यहां से कोई एक आदमी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसमें जरूर बुलाएंगे आपको। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली में आप और बीजेपी की रस्साकशी पर रोज आरोप प्रत्यारोप, और उसमें यह है कि जनता के हिस्से क्या कोई कंफ्यूजन, या उसको भी लग रहा है कि अब ये काफी हो गया, या तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, नहीं तो ये फिर एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पे जनता देखती है, जो शायद उसे कई बार बहुत पसंद आती नहीं है। बातचीत यहां हो रही थी, लेकिन ब्रेक से पहले थोड़ी डिरेल्ड हो गई। हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने हमें दूसरी तरफ खींच लिया, उसके लिए मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवम त्यागी, आप फिर हंस रहे हैं। देखिए हंसी पे तो आज मुझे डांट पड़ गई है, मुदित साहब ने कह दिया कि मैंने सैटारिकल तरीके से उन पे हंसा है, और आप फिर हंसे जा रहे हैं। बोलिए। देखिए आपको ऐड कितने मिलते हैं? ये तो समय समय की और इमेच्योरिटी की बात है। विपिन जी, आपको याद होगा, माना कि आप हंसे थे, लेकिन आपकी हंसी रेणुका चौधरी जी से खतरनाक नहीं थी। और उतनी खतरनाक हंसी के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, इस देश को याद है कि भाई रामायण के बाद बड़े दिनों बाद ऐसी हंसी देखने को मिली है। तो अगर किसी को गलती से अरे सुनिए ना शिवम भाई, मत जाइए उधर, वो समय खराब करने का टैक्टिक है। नहीं, वो हो गया, हम अपने मुद्दे पे ही चलते हैं। अरे आप रुक जाइए ना मुदित भाई, एक कमेंट मुझे करना है सर। रुकिए ना जरा, रुकिए। एक कमेंट, एक क्यों जाते हैं? चलिए 30-30 सेकंड के कमेंट, क्योंकि मुदित भाई टाइम खराब कर रहे हैं। 30-30 सेकंड के कमेंट जी बोलिए। एक स्टेटमेंट मैं दे दूं। बोल दीजिए। देखिए अब विपिन जी, अभी हमारे मित्र शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल माफी बहुत मांगते हैं, गडकरी जी से माफी मांगी, जेटली जी से माफी मांगी। अरे मेरे भाई, सबसे बड़े माफी वीर तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 750 लोगों को जान से हाथ धुलवा दिया, और 14 महीने तक किसान बेचारे बारिश धूप बरसात में बैठे रहे, और सदन के पटन पे खड़े होकर के उन्होंने माफी मांगी थी पूरे देश से कि हम समझा नहीं पाए। चलिए ठीक है, माफी पे बात हो गई। शिवम त्यागी कैसे थे? 30 सेकंड, नहीं तो फिर हमारा आप बीजेपी दूसरी तरफ चला जाए जी। हाँ विपिन जी, समय मेरा था, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रवि जी, प्रोसेसर काम तो किया लेकिन बहुत लेट किया। मैंने तो 15 मिनट पहले ये कहा था, लेकिन इस बात से ये बात नहीं बदल जाती कि माफी वीर वो हैं। इस देश के ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों पर हंगामा लगाने के बाद, आक्षेप लगाने के बाद, उनको करप्ट कहने के बाद, उनको गाली देने के बाद, उन्हीं के साथ मंच शेयर करने वाले अरविंद केजरीवाल, 900 करोड़ के घोटाले में जेल की हवा खा रहे लालू प्रसाद यादव जी को गाली देने के बाद उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ पर हाथ लगाकर खड़े होने वाले अरविंद केजरीवाल, अरुण जेटली जी को झूठ बोलने वाले, गडकरी जी को झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल हर जगह माफी मांगते हैं। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, मुदित जी एक चीज बताइए, आपने कहा मुझे अच्छे से याद है, आप कुछ नहीं जानते विपिन जी, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये अन्ना जी का मूवमेंट चल रहा था तो खाना जो है संघ वाले पहुंचाते थे, संघ के लोग काम करते थे। अरे अगर संघ वाले पहुंचाते थे तो बीजेपी की सरकार ना बन जाती क्या वहां पर? अगर संघ वाले मालूम करके आइए, बनती, लेकिन आपको मालूम नहीं, मालूम करके आइए। चलिए आज सारी चीजें मुदित जी को मालूम है हमारे शो पे, लेकिन हम अपने विषय पे चलते हैं। आरपी सिंह साहब, अब ये बताइए कि ये जो भी कुछ समय चल रहा है, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, अब ये मत कहिएगा वो एजेंसी अपनी तरफ से जांच करती है, लेकिन मैं अगेन जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोगों को फिर बहुत इसमें भ्रम पैदा होता है कि कौन क्या कह रहा है, इन्होंने उस पर ये आरोप लगाए, उन्होंने उस पर, और ये किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन कब तक हम चीजों का पटाक्षेप होते देखेंगे? सिंह साहब, सत्येंद्र जैन जी के मामले में हो गया ना, सत्येंद्र जैन जी के मामले में हो गया ना, वो आज जेल में है और कोर्ट में जाकर गुहार लगाई जा रही है। इसी प्रकार सिसोदिया जी के ऊपर जो चार्जेस हैं उस पर कागजात इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन जब पूरी हो जाएगी, सीबीआई अपनी चार्जशीट पेश करेगी, और जब सीबीआई चार्जशीट पेश करेगी तो पुख्ता चार्जशीट पेश करेगी। परंतु जो मूल बातें उनका जवाब आज भी नहीं दे रहे कि 5 लाख का टुकड़ी से बना हुआ कमरा, जिसकी सिर पे छत भी पूरी पक्की नहीं होती, उसके ऊपर 30 लाख रुपए कैसे दे दिया आपने? बिना टेंडर के 491 करोड़ रुपया कैसे बढ़ा दिया आपने? सारे टेंडर प्रक्रिया तो निकालकर
क्लासरूम बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए फालतू कैसे दे दिया, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको तारीखें बताई, ये गाना गाने लगते हैं कि रोड टैक्स माफ किया, टोल टैक्स माफ किया। अरे मैं तो एक स्पेसिफिक एक महीना पूछ रहा हूं, उस महीने में कोरोना था क्या दिल्ली में? आपकी मैं अपेक्षा करता था कि आपकी रिसर्च टीम बता देगी, नहीं था कोरोना उस समय का 144.36 करोड़ रुपए आपने रेवड़ी के नाते से क्यों दे दिया? 30 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो दिल्ली की जनता के लिए खर्च होता है, L1 के नाते वापस क्यों दे दिया? और दिल्ली के अंदर जो मैंने शुरू में कहा कि इतने सारे स्कूल हैं, लगभग 700, ये डेटा है, 745 स्कूल में प्रिंसिपल कब आएंगे, 516 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल कब आएंगे, 16,834 गेस्ट टीचर कब वापस आएंगे, और 700 स्कूलों में साइंस कब पढ़ाई जाएगी। ये मैं माफी चाहूंगा डेटा पहले गलत तो, ये ठीक डेटा मैंने अभी जो RTI के जवाब से निकाल कर दिया। तो ये इन चीजों को उत्तर देने हैं। और एक निवेदन हो रहा है गोयल साहब से, गोयल साहब ये बता दीजिए जाते जाते सिसोदिया साहब के बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे जहां वो यूपी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने गए थे? इतना और बता दीजिए, यह दिल्ली के कौन से मंत्री साहब हैं जो किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं? सबके सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, सबको पता है। फोर्टिस में या मैक्स में, इन्हीं हॉस्पिटल में सबका इलाज होता रहा है, उसके बिल और डॉक्यूमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है आज तो। इसलिए ये बार बार जो मॉडल, शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल, ये सब गाना मत गाइए। ये दिखता है कि आपने घोटाले किए हैं, आप जो मॉडल का गाथा गाते हैं वो ठीक नहीं है, वो झूठी है। और फिर अब ये जो नया प्रपंच रचकर लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका छोड़िए, मूल मुद्दे पे आइए। ठीक है, जवाब लेते हैं विकास गोयल साहब। आबकारी नीति के बाद अब शिक्षा घोटाला, उस पर भी बहुत सारे सवाल दागे सिंह साहब ने। देखिए विपिन जी, जो भी घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, हमने तो कहा हम हर जांच का स्वागत कर रहे हैं, आप जितनी जांच करनी है उतनी कीजिए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ विपिन जी, आज जब से बहस शुरू हुई और जो हमारा एक मुद्दा था कि LG साहब की जांच होनी चाहिए, कब होगी, उस पर कोई भी ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द कहा। करिए ना, भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट दर्ज करिए। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी तो मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। मुझे विकास भाई एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, LG साहब इस करप्शन में लिप्त थे, ये बात आपको कब से पता है? नहीं, मैं सिंपल विकास भाई सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, और मैं बीजेपी से भी पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक तरफा आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन LG सक्सेना करप्शन में लिप्त थे जब वो खादी ग्रामोद्योग विकास उद्योग के चेयरमैन थे, तब उन्होंने वो 1400 करोड़ रुपए जो आपका आरोप है कि उसको नोटबंदी के दौरान बदलवा दिया। ये बात आपको कब से पता है, ये आपकी पार्टी को? मैं विपिन जी बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, जैसे दुर्गेश पाठक जी ने कल विधानसभा में ये खुलासा किया था, हमें ज्यादा पहले नहीं, 4-5 दिन पहले फाइल मिली थी, 4-5 दिन पहले जैसे ही हमें पता चला, हमने कल पहले उसकी वेरिफिकेशन की कि आरोप सही है या नहीं है, ये बयान सही है या नहीं है। उसके बाद तो मैं यही समझना चाह रहा हूं कि क्या दोनों तरफ से ऐसा ही हो रहा है कि हम खोद के उनकी चीज निकालें, आप खोद के उनकी चीज निकालें? अभी 2 मिनट के लिए कि वो था या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, जांच होने पे पता चलेगा। हाँ जी बोलिए। सीधे एक ही बात है ना, हम तो सारी जांच स्वागत कर रहे हैं, हमारी जो बड़ी जांच कराई। अरे आप पहली साहब की जांच तो करवाइए। तो शिवम त्यागी, क्या ये बिल्कुल अब टिट फॉर टैट वाली चीज में चली गई है दिल्ली की राजनीति के? एक आरोप उनकी तरफ से आएगा, पहले आबकारी नीति लाए, फिर अब शिक्षा वाला आ गया, इन्होंने कहा हम LG साहब के खिलाफ ले आएंगे। शिवम त्यागी क्विकली। विपिन जी, ये निहायती टिट फॉर टैट नहीं, ये निहायती कतई निचले दर्जे की राजनीति है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो क्लासरूम्स बनने की कहानी आई है, ये बीजेपी ने नहीं कहा, CVC कहती है कि 5 लाख रुपए का एक कमरा बनता है, इन्होंने 33 लाख का बनाया है। प्लीज आप इनको बीच में मत बुलवाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं इसलिए ताकि बात हो जाए। गोयल साहब एक मिनट क्विकली, अब समय कम रह गया, मैं क्विक फायर में चला जाऊंगा, समय कम रह गया, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है प्लीज। तो यहां पर CVC ने ऐसा कहा कि 33 लाख में कमरा बना, जो 5 लाख का बनना चाहिए था, 6 का बनना चाहिए था, 8 का बनना चाहिए था, वो 33 में बना। या इनको प्लीज बंद। क्या बोल रहे हैं बीजेपी? मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा एक मिनट, क्या बोल रहे हैं गोयल साहब? ये हुए नहीं बता सकता लोगों को ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ शिवम त्यागी जी को अपने पोर्टफोलियो के ऊपर बीजेपी लिख लेना चाहिए। चलिए, अरे यार ये वो वाली
शिवम त्यागी, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आधार देख लीजिए, एक एक रिपोर्ट का आधार देख लीजिए। जब अगर हम शिक्षा घोटाले की बात करें तो वहां सीवीसी बोल रही है, बीजेपी नहीं बोल रही है। जब हम बात करते हैं इनकी शराब घोटाले की, तो उस शराब घोटाले में इन्हीं के सरकार का चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। उस आधार पर डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई हुई है, उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। सत्येंद्र जैन के मामले में पिछले 4 महीने से ना तो उसको ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ, ना इनकम टैक्स ने, ना सीबीआई ने, ना बीजेपी ने। पिछले 4 महीने से कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। अब ये कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने जो ये आधार, ये जो सक्सेना जी पर आरोप लगाया, इनसे कोई एक पेपर मांग लीजिए, मैं कहता हूं होगा इनके पास, एक पेपर दे दीजिए, एक। अब क्या राजनीतिक नौसिखिए 2 साल के बच्चे हो गए हैं? वो कह रहे हैं कि वो एलजी साहब पर जांच करा लीजिए क्योंकि हमने आरोप लगाया। एलजी साहब भी कर्मचारियों के बयान नहीं है, कर्मचारियों के बयान नहीं है। क्या दिखा रहे हैं? क्या पेपर है? क्या पेपर है ये गोयल साहब? क्या पेपर है? जाइए आप राजनीतिक विकास जी, क्या पेपर है आपके हाथ में? एक मिनट ये हेड कैशियर्स के बयान है, ये हेड कैशियर्स के बयान है जिन्होंने उन्होंने साफ कहा कि चेयरमैन के दबाव में नोट बदले गए। उन कर्मचारियों के बयान है ये। और सीएम जी से कहूंगा, कम से कम आपने जो ऊपर राजनीतिक विश्लेषण लिखा है, अरे वो छोड़ दीजिए, अरे वो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बार की बात होती है, फिर सबको कुछ ना कुछ लिखवा देना चाहिए। ठीक है। चालू कराइए। अब रवि श्रीवास्तव जी भी तो बिल्कुल, अगर मैं बात कहूं तो क्या वो आपकी पार्टी का नाम लिखवा ले? ठीक है, अपना लाइन है, कागज के बिना तो जेल में नहीं जा सकते ना। रवि श्रीवास्तव जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। आपने ये कहा था कि ये आरोप प्रत्यारोप कब खत्म होंगे, ये कहानी कब तक चलती रहेगी, ये कब तक खोद के आरोप निकाले जाएंगे और लगाए जाएंगे। तो आप विश्वास रखिए, अभी गुजरात के जो चुनाव हैं, जहां भाजपा जिसकी वजह से इतनी बौखलाई हुई है, वो जैसे ही चुनाव का वो हो जाएगा, आदेश हो जाएगा कि चुनाव होने वाले हैं, उस दिन से आपके ये सब आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। सब जनता सब समझती है कौन आरोप क्यों लगाया जा रहा है, कोई नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है, कोई खोद के क्यों निकाल रहा है, ये सब जनता तो दोनों कर रहे हैं ना रवि साहब, दोनों कर रहे हैं। हाँ, दोनों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए जब भाजपा वार कर रही है और आम आदमी पार्टी अगर यही आधार है तो कोर्ट बेल क्यों नहीं देता? अगर यही आधार है तो कोर्ट बेल क्यों नहीं देता? मुझे ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, तो बेल क्यों नहीं मिल रहा 4 महीने? मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे ना, उस दिन बेल भी हो जाएगी, आप देखते जाइए। अरे फिर वही बात, तो राजनीति, इतनी राजनीति मुझे भी आती है। जवाब रवि श्रीवास्तव, इतनी राजनीति मुझे भी आती है। इस पर तो बेल मिल जानी चाहिए। इतनी राजनीति मुझे भी आती है। कानून आपको ही नहीं आती अकेले। इतना अपंग समझ लिया है क्या? मुझे सब पता है कौन क्या करता है और क्यों करता है। अरे छोड़ो यार कानून, वो सीवीसी की रिपोर्ट। एक मिनट सुन लो, 1 मिनट। मैं 30 साल तक गवर्नमेंट ऑफिसर था, मुझे मालूम है कि सीवीसी टूथलेस बॉडी होती है। सीवीसी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। विकास गोयल, ये बताइए कि अब जो आपने ये आरोप लगाए हैं एलजी के ऊपर, आप क्या करेंगे इसका आगे? किस तरीके से इसको लेकर जाएंगे? हम इसको विपिन जी बड़े लोकतंत्र में आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक है। हमें पता है बीजेपी कभी इसकी जांच नहीं कराएगी, क्योंकि बीजेपी ने ये ढूंढकर सबसे भ्रष्ट आदमी को दिल्ली में बिठाया है। बीजेपी से हमें कोई उम्मीद है नहीं इसकी जांच कराएगी। इन सारे मुद्दों को हम दिल्ली की जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और आप देखना, आने वाले चुनाव में बीजेपी को खुद एहसास होगा कितनी बड़ी बड़ी गलतियां वो कर रहे हैं, किस तरह से ईमानदार लोगों को, सत्येंद्र जैन जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, जिन्होंने मोहल्ला कम्युनिटी जैसे कॉन्सेप्ट, जिन्होंने शिक्षा, आज अगर मनीष सिसोदिया जी की बात करें, पूरे दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, देशों में उनकी चर्चा होती है। आज उन जैसे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। इतनी गिरी हुई राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की जनता इनको जवाब देगी। चलिए मुझे अग्रवाल 30 सेकंड्स, क्योंकि समय 1.5 मिनट बचा है, क्विकली। बहुत संक्षेप में, लिकर पॉलिसी पे थोड़े से सवाल। 144 करोड़ क्यों माफ किए? 30 करोड़ की ईएमडी क्यों वापस की? अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, समीर मल्होत्रा, विजय नायर के क्या संबंध है? पहला, एजुकेशन पे सिर्फ सिंपल सा सवाल, अगर इतनी अच्छी एजुकेशन की थी तो 2013-14 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, आज 16.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, क्यों ये फिगर डबल नहीं हुई? इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा।
800 स्कूल, 1027 स्कूल में से 800 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 500 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, रिजल्ट्स का बुरा हाल है। इसका कोई जवाब हमें नहीं मिलेगा आप पार्टी से। ठीक है सर। सबसे बड़ी विडंबना ये है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी। ठीक है, आपने सवाल उठा दिया और आपका कहना है कि इनका जवाब भी नहीं आने वाला। लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। सिंह साहब, क्या ये जो आरोप अभी कहीं से आया कि ये बस चुनाव होगा और सब खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा ही है कि चुनाव तक के लिए? देखिए, मैं वापस उसी बात पे जा रहा हूँ। संजय जैन जी जेल हैं, वो हम थोड़ा जेल से निकालेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से कार्रवाई होगी। मनीष सिसोदिया साहब के खिलाफ जो मुकदमे चलेंगे कोर्ट के अंतर्गत चलेंगे, कानून के अंतर्गत चलेंगे। जब चलेंगे और जब उस पर कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। पर मूल मुद्दे मैं वापस पूछ रहा हूँ, ये अपना ढोल पीटते हैं बार बार कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। मनीष सिसोदिया साहब के बच्चे दिल्ली सरकार के कौन से स्कूल में पढ़े हैं, बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अब समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन आप सब लोगों ने अपने सवाल रख दिए, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात रख दी। अब ये है कि जो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे मैंने बहस की शुरुआत की थी कि आखिर ये कब तक, और अगर ये हैं, ये आरोप प्रत्यारोप सही भी हैं, तो फिर इनका निराकरण क्या, इनका एंड क्या, कब वो दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा? वरना रोज रोज की ये चीजें जब सामने आएंगी तो सिर्फ जनता को भी एक हद के बाद जाके उब लगती है कि आखिर हमारी राजनीतिक पार्टियां किस एजेंडे पे काम कर रही है और क्यों इतना लड़ाई झगड़ा। आखिर अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिले और कोई सही है तो फिर वो आगे बढ़े। तो आज की बहस में इतना ही, और मुझे लगता है कि इस विषय पे अभी बातचीत होती रहेगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।